हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना फर्दर अपडेट्स के लिए। आज मैं एक वन शॉट एपिक शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी का नाम है शार्प शूटर फॉल इन लव टीनेज बॉय। यहाँ पर टॉप लैन वांगजी एंड बॉटम वुइवुशियान है। इसका राइटर मैं खुद हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लैन वांगजी, जिसकी एज 30 ईयर्स है, वो एक चाइना का सबसे हाई पेड शार्प शूटर है। उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है। वो हाईली ट्रेंड है। जिस भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है उसे पूरा करता है। अब वो इतना मनी अर्न कर चुका है जिससे वो अपना पूरा लाइफ लग्जरी में गुजार सके। इसीलिए वो अब अपने काम को छोड़ दिया है और तियानजन के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है अपने एक किटन के साथ। उसके बिग ब्रदर, उसके सिस्टर इन लॉ दोनों ही कॉलेज प्रोफेसर हैं। उसके ब्रदर के मैरिज को बस 1 मंथ ही हुए हैं। उसके ब्रदर अपनी वाइफ और ब्रदर इन लॉ के साथ वांगजी के अपार्टमेंट से 20 मिनट दूर एक अपार्टमेंट में रहते हैं। मॉर्निंग का रूटीन कंप्लीट करके वांगजी किचन में आया ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। वो ब्रेकफास्ट रेडी कर ही रहा था तभी उसके घर के कॉलिंग बेल पे रिंग हुई। वो सुनते ही वांगजी ओवन को ऑफ करके डोर ओपन करने के लिए चला गया। डोर ओपन करके देखा तो सामने सीचन खड़ा है। सीचन स्माइली फेस लेके वांगजी को मॉर्निंग विश करता है। वांगजी भी उन्हें रिप्लाई देता है। फिर वांगजी सीचन को अंदर बुलाता है। सीचन अंदर आ जाता है। वांगजी सीचन से पूछता है, ब्रदर क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? सीचन कहता है, नहीं वांगजी। वांगजी ओके कह देता है। कुछ टाइम बाद दोनों ब्रदर एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर लिविंग हॉल में जाके बात करने लगते हैं। वांगजी अपने किटन को अपने गोद में बिठा के फीड करा रहा था। शीचन कहता है, वांगजी मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वांगजी कहता है, कैसा फेवर ब्रदर? शीचन कहता है, वांगजी तुम्हें याली के ब्रदर विंग को 15 डेज के लिए अपने पास रखना होगा और थोड़ा केयर भी करना होगा। वो 18 ईयर्स का एक टीनेज बॉय है। तुम्हें पता है मैरिज के बाद हम कहीं भी घूमने के लिए नहीं गए। अगर जियांगचन सिटी में होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। वांगजी कहता है, ब्रदर क्या आप मुझे बेबी सिटिंग करने के लिए कह रहे हैं? सीचन कहता है, नहीं वांगजी वो बहुत समझदार है। उसकी नेचर भी जॉली टाइप से है। देखना तुम्हें भी उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ वांगजी बस कुछ ही दिनों की बात है। वांगजी सीचन की रिक्वेस्ट पे ओके कह देता है। सीचन हैप्पी होके अपने सीट से उठ के वांगजी को हक कर लेता है। फिर ओके बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सीचन विंग और उसके लगेज के साथ वांगजी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। सीचन वांगजी को विंग से इंट्रोड्यूस करवाता है क्योंकि वांगजी सीचन के मैरिज के टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं था। वांगजी तो विंग को देखते ही उसके एडोरेबल चार्मिंग लुक्स पे खो गया था और विंग अपार्टमेंट के चारों ओर देख रहा था क्योंकि अपार्टमेंट बहुत ब्यूटीफुल और क्लीन था। सीचन की आवाज़ सुनते ही वांगजी होश में आते हुए सीचन की ओर देखता है। सीचन वांगजी से कहता है, वांगजी मैं चलता हूँ, तुम विंग को उसका कमरा दिखा दो। वांगजी नोट करता है। सीचन चला जाता है। वांगजी विंग के लगेज लेके विंग को कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। विंग वांगजी के पीछे जाते हुए वांगजी से पूछता है, गगा यहाँ कौन कौन रहता है? वांगजी आंसर देता है, मैं और मेरी किटन। विंग स्माइल करके कहता है, आपका किटन? आपका किटन भी है? क्या मैं भी उसे मिल सकता हूँ? वांगजी सिर्फ में आंसर देता है। वांगजी विंग को उसका कमरा दिखा के वहाँ से बाहर आ जाता है। विंग फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। फ्रेश होके फॉर्मल कपड़े पहन के वो बाहर आता है और कुछ टाइम तक वांगजी के किटन के साथ खेलता है। वांगजी सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग को देख के वांगजी के टमी के अंदर बटरफ्लाई उड़ रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वांगजी लंच प्रिपेयर करने के लिए किचन में जाता है। लंच प्रिपेयर होते ही दोनों मिलके एक साथ लंच करते हैं। वांगजी पूरा टाइम बस विंग के एडोरेबल फेस और उसके फ्लफी लिप्स के ओर देख रहा था। विंग लंच कंप्लीट करके अपने कमरे में जाता है रेस्ट लेने के लिए।
विंग को अब उस अपार्टमेंट में बहुत बोर फील हो रहा था, इसीलिए इवनिंग के टाइम वो अपने कमरे से बाहर आके वांग जी से कहता है, गगा मुझे मेरे फ्रेंड्स के घर स्टडी के लिए जाना है और रात को मैं वहीं पर रुकूंगा। वांग जी नोट करके कहता है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। विंग वांग जी के साथ बाहर आके वांग जी के कार में बैठ जाता है। वांग जी विंग के फ्रेंड्स नी हसांग के अपार्टमेंट के सामने ड्रॉप कर देता है। वांग जी उस अपार्टमेंट से 20 मीटर दूर आया ही था, तभी उसके फ़ोन पे सीजान का कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव कर लेता है और कार को स्टॉप कर देता है। फ़ोन पे बात करते करते उसकी नज़र कार के बाहर लगा शीशे पे गया। उसने देखा विंग अपने फ्रेंड्स के बाइक के पीछे बैठ के कहीं जा रहा था। वांग जी कॉल कट करके विंग को फॉलो करने लगा। विंग उसके फ्रेंड्स वैनिंग, न्यूहासांग और न्यूहासांग के गर्लफ्रेंड मिया के साथ क्लब आया था। वांग जी भी उसको फॉलो करते हुए क्लब के अंदर आया। वो चारों एक टेबल के सामने बैठ जाते हैं और बियर का ऑर्डर देते हैं और बियर पीने लगते हैं। वांग जी भी उनसे दूर एक कॉर्नर टेबल पकड़ के बैठ जाते हैं और उन पे नज़र रखने लगता है। कुछ टाइम बाद एक लेडी विंग के टेबल के पास आई और उनसे कुछ कहा। वो सब उस लेडी के पीछे पीछे जाने लगा। वांग जी भी उनके पीछे गया। वो लेडी उन सबको लेके एक रूम के अंदर गया। वो रूम प्राइवेट रूम था। अंदर उन सबको छोड़ के वो लेडी बाहर आ गया। उस रूम में एक ब्यूटीफुल लेडी काउच पे बैठी हुई थी। विंग को देखते ही उसे भी अपने सामने सीट पे बैठने का इशारा करती है। विंग बैठ जाता है। वो लेडी खुद को चिंसू कह के इंट्रोड्यूस करती है। फिर विंग को देख के कहती है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, किसी वुमेन से भी ज़्यादा। कोई है जिसे तुम बहुत पसंद आए हो और वो तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें वो 50,000 युआन पे करने के लिए राजी है। विंग तुरंत उसे मना करती है और उठ के बाहर आने के लिए मुड़ता है। तभी चिंसू के गार्ड सबको पकड़ लेते हैं और घुटनों पे बिठा देते हैं। वांग जी बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था। चिंसू विंग के पास आके कहती है, तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें ऑफर किया पर तुमने मना कर दिया। अब वो काम तुम फ्री में करोगे। विंग गुस्से में चिंसू को गाली देता है। चिंसू विंग को स्लैप मारने के लिए हाथ उठाई ही था, तभी वांग जी अंदर आ गया और सारे गार्ड्स को कुछ ही सेकंड में बेहोश करके चिंसू के हाथ को पकड़ लेता है और उसे मोड़ देता है। फिर वांग जी कहता है, अगर तुमने कभी भी विंग के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ को तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा। चिंसू दर्द के कारण चिल्लाने लगती है क्योंकि वांग जी ने उसके हाथ को तोड़ दिया था। वांग जी चिंसू के हाथ को छोड़ के विंग के हाथ को पकड़ के उस क्लब से बाहर ले आई और कार में बिठा के अपार्टमेंट ले गया। फिर वांग जी लाउड टोन में विंग से पूछता है, तुमने क्यों मुझे झूठ कहा? तुम क्यों झूठ बोल के बाहर गए? विंग भी वांग जी की बात सुन के लाउड टोन में कहता है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत बोर फील कर रहा था, बोल के विंग अपने कमरे में चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी विंग को सॉरी कहता है। विंग भी वांग जी को सॉरी बोल देता है। आफ्टरनून के टाइम चिंसू वांग जी का नंबर पता करके वांग जी को कॉल करती है और उसे कहती है आज नाइट में वो उसी क्लब में उसे मिलने के लिए आए। अगर वो नहीं आया तो विंग के खिलाफ जो एविडेंस उसके पास है उसे यूज़ करके वो विंग को मर्डर केस में फंसा देगा। दरअसल चिंसू को वांग जी की हैंडसमनेस, उसकी एटीट्यूड और उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही पसंद आई थी। वो वांग जी को अपने पास रखना चाहती थी। वांग जी विंग को घर से बाहर जाते हुए देख के उसे पूछती है वो कहाँ जा रही है। विंग कहता है फ्रेंड से मिलने के लिए। वांग जी उसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोल के अपने कमरे में चला गया और हाथ में एक बैंड लेके बाहर आया और उनको देते हुए कहता है इसे हर टाइम वो अपने हाथ में पहन के रखे। उस बैंड में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था ताकि वांग जी विंग की लोकेशन को पता कर सके। विंग ओके कह के वो बैंड अपने हाथ में पहन लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। नाइट में वांग जी रेडी होकर क्लब के उसी रूम में जाता है। चिंसू को सामने देखते ही वांग जी चिंसू से एविडेंस के लिए पूछता है पर वो नहीं देता। वांग जी गन निकाल के उस कमरे में प्रेजेंट हर बॉडीगार्ड को शूट कर देता है। वो देख के चिंसू के पास खड़ा शुकू से डर जाता है।
वो तुरंत वांग जी को विंग का ड्रिंक किया हुआ बियर बॉटल दे देती है। सू से अपना गन निकाल पाता उससे पहले ही वांग जी सूसे को भी शूट कर देता है। फिर उस बियर बॉटल से विंग के फिंगरप्रिंट्स को क्लीन करके बॉटल को वहीं पर ही तोड़ देता है। वांग जी उस रूम से बाहर आ पाता उससे पहले ही उस रूम में एक पर्सन आ जाता है। उसका नाम वेंजुलियो है। वो वांग जी को बहुत ही अच्छे से पहचानता है। वेंजुलियो भी वांग जी की तरह ही स्किलफुल फाइटर है। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट बहुत टाइम तक चलता है। कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं था। लास्ट में वांग जी वेंजुलियो के गर्दन में एक किक मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वहाँ से बाहर निकल आता है। जब वो अपार्टमेंट में पहुँचता है तो अपार्टमेंट के हालत को देख के वांग जी समझ जाता है कोई फोर्सफुली विंग को उठा के ले गया है। वांग जी तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल के कार में आके बैठ जाता है और विंग के लोकेशन को ट्रैक करके कार को ड्राइव करते हुए एक फार्म हाउस के सामने पहुंचते हैं। कार से उतर के वांग जी फार्म हाउस के गेट के पास खड़ा गार्ड को बेहोश करके अंदर जाता है। वांग जी को सामने देख के कुछ गार्ड वांग जी के ओर आता है। वांग जी गन निकाल के उन सब को शूट कर देता है। फिर वो चिंसू के पास पहुंचता है। कुछ लोग विंग को दूसरे डोर से बाहर लेके चले जाते हैं। वांग जी वो देखता है पर वो विंग के पीछे नहीं जाता। वो चिंसू से पूछता है तो उसी ने ही विंग को उठाने का ऑर्डर दिया था। चिंसू हाँ कह देता है। वांग जी चिंसू के गाल पे एक थप्पड़ लगा देता है। चिंसू नीचे बैठ जाती है। वांग जी चिंसू से पूछता है वो सब विंग को लेके कहाँ गया है। चिंसू वांग जी को कुछ भी नहीं बताती। वांग जी बहुत ही शांति से अपने सॉक्स के अंदर से नाइफ को निकाल के चिंसू के दोनों एंकल पे कट लगाती है। दर्द के कारण चिंसू बोलना स्टार्ट कर देती है। चिंसू कहती है वो एक सेक्स रैकेट के लिए काम करती है। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें लड़का या लड़की सप्लाई की जाती है। किसी कस्टमर ने विंग के जैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट की थी और उसके लिए हाई पेमेंट करने के लिए भी राज़ी था। मैंने विंग को ऑफर किया पर वो राज़ी नहीं हुआ, इसीलिए हमने उसे किडनैप कर लिया। वांग जी फिर से चिंसू के लेग में कट लगाते हुए उसे पूछता है अब वो कहाँ है। चिंसू दर्द के कारण चिल्लाते हुए कहा अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, पर कल उसे कार्गो पोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ से रोमानिया भेज दिया जाएगा। वांग जी पूछता है कितने बजे की शिप है। चिंसू बताती है सुबह 10:30 बजे की। चिंसू आगे कहती है तुम कुछ भी कर लो अब उसे नहीं पा सकते क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। वांग जी उसकी बात सुन के उसे मार देता है। फिर वांग जी वहाँ से अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। नाइट में वांग जी अपने एक पुराने फ्रेंड से एक स्नाइपर गन खरीदता है। मॉर्निंग में वांग जी कार्गो पोर्ट के लिए निकल जाता है और विंग के आने का वेट करने लगता है। तभी 4 लोग एक वैन में विंग को लेके वहाँ पहुँचते हैं। वांग जी दूर खड़े होके उस स्नाइपर गन से चारों को शूट कर देता है। फिर भाग के विंग के पास जाता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़ा ही था तभी देखता है सामने एक पुलिस ऑफिसर उसके ओर गन पॉइंट करके खड़ा है। उस ऑफिसर को देख के वांग जी पहचान जाता है क्योंकि वो वांग जी के ब्रदर का फ्रेंड मेंग्याओ है। वांग जी बहुत ही चालाकी से मेंग्याओ के गन को छीन लेता है और मेंग्याओ के वेस्ट में लटक रहा हैंडक्राफ्ट को मेंग्याओ के हाथ में पहना देता है। फिर वांग जी गन पॉइंट करके मेंग्याओ को अपने कार के पास ले आता है और विंग से कहता है कार के डिक्की को ओपन करने के लिए। विंग वांग जी की बात सुन के कार के डिक्की को ओपन कर देता है। तभी मेंग्याओ के फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी मेंग्याओ के पॉकेट से उसके फ़ोन को निकाल लेता है और उसे डिक्की में डाल के डिक्की के डोर को बंद कर देता है। वांग जी फ़ोन के स्क्रीन की ओर देखता है तो नाम लिखा था मैडोना। वांग जी कॉल को रिसीव कर लेता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है क्या तुमने उसे सही सलामत शिप में पहुंचा दिया है। वांग जी कॉल को कट कर देता है। उसे समझ में आ गया था मेंग्याओ भी उस रैकेट के साथ मिला हुआ है। वो मेंग्याओ के फ़ोन को चेक करता है। फिर कुछ दूर कार को ड्राइव करके ले जाने के बाद कार को रोक के
मेंग्याओ को डिक्की से बाहर निकाल देता है। उसे कहता है, अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो उस रैकेट के मेन लीडर तक मुझे पहुंचा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे फ़ोन को मीडिया और पुलिस में दे दूंगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए बस 2 ही दिन टाइम है। ये बोल के वांग जी कार में आके बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। वांग जी विंग को अपार्टमेंट में ले आता है और उसके छोटे मोटे खरोचों को ट्रीट करने लगता है। फिर वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है, उसको सेव करने के कारण उसके बहुत सारे मनी और एनर्जी लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। विंग वांग जी की आंखें देख के वांग जी के मन की बात को समझ जाता है। वो तुरंत वांग जी के ऊपर जंप लगा देता है और उसे हक कर लेता है। फिर कहता है, क्या आप सबका भरपाई हो गया। वांग जी विंग को टाइटली होल्ड करके कहता है, नहीं। वांग जी की बात सुन के विंग हाथ ब्रेक करके वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, तो कैसे होगा। वांग जी तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे किस करने लगता है। विंग भी उसे किस बैक करता है। फिर वो दोनों लव मेकिंग में डूब जाते हैं। कुछ टाइम बाद विंग थक के सो जाता है। तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है। वांग जी कॉल के स्क्रीन पे वेन्निंग का नाम देख के कॉल को बाहर जाके रिसीव कर लेता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो चुप रहता है, बस सुनता रहता है। कुछ टाइम बाद वांग जी कॉल को कट कर देता है। इवनिंग के टाइम विंग की नींद टूट जाती है। वांग जी विंग के पास ही बैठा हुआ था। विंग को देख के वांग जी विंग के फोरहेड में एक किस करता है। फिर उसे कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर बनाता हूँ, फिर हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। विंग नोट करके वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी डिनर रेडी कर लेता है। फिर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। वांग जी विंग के सामान को अपने रूम में शिफ्ट करवा लेता है। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। फिर वांग जी विंग को उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। विंग हैप्पी होके हाँ कह देता है। फिर वांग जी और विंग फिर से लव मेकिंग करते हैं। मॉर्निंग में न्यू हसांग विंग को कॉल करके वेन्निंग के सुसाइड का न्यूज़ देता है। वो सुन के विंग के हार्ट में बहुत पेन होता है, वो बहुत रोता है। वांग जी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। अब वांग जी उन सबको ख़त्म कर देना चाहता था जिससे विंग को खतरा हो। इसीलिए वांग जी मेंग्याओ से मिलता है और उसे पूछता है उस रैकेट के लीडर के बारे में। मेंग्याओ वांग जी को बताता है तियानजन सिटी का वाइस चांसलर वैन रोहान और उसके एक पार्टनर मिलकर तियानजन में 10 क्लब और 4 ब्रॉथल चलाते हैं। उसके अलावा ह्यूमन ऑर्गन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस करते हैं। वांग जी मेंग्याओ को बताता है अगर वो वाइस चांसलर तक उसे पहुंचाएगा तभी उसको उसके फ़ोन वापस मिलेगी। मेंग्याओ ओके कह देता है। वांग जी खुद को प्रिपेयर करके मेंग्याओ के साथ वाइस चांसलर के फार्म हाउस पहुंचता है जहां चारों ओर गार्ड था। वहां जाके वांग जी वैन रोहन के फेस को देखता है। वैन रोहन के पास में वैन जूलियो भी गर्ल लेके खड़ा था। वैन रोहन बहुत सारे लेडीज़ के साथ पूल पार्टी करता है। मेंग्याओ मौका देके वांग जी को मारने की कोशिश करता है पर उससे पहले ही वांग जी मेंग्याओ को मार देता है। वांग जी को समझ में आ गया था वैन जूलियो वैन रोहन के लिए ही काम करता है। उसके बाद वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाता है। वांग जी अपने दोनों हाथों में गन लेके सबको एक एक करके शूट कर देता है। वो वैन जूलियो को भी शूट कर देता है। फिर वैन रोहन के पास पहुंचता है। वैन रोहन वांग जी को उनके साथ काम करने का ऑफर देता है। वांग जी उसे शूट करके उसके फ़ोन को ले लेता है। फिर वैन रोहन के फिंगरप्रिंट्स के मदद से वैन रोहन के फ़ोन को अनलॉक करके कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस को चेक करने लगता है। कॉल रिकॉर्ड में वांग जी को मैडोना का नाम दिख जाता है। वांग जी तुरंत मैडोना को कॉल करता है। फ़ोन रिसीव करके मैडोना कहती है, हेलो अंकल, मैं अभी बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हूँ। वेन्निंग के ऐसे अचानक डेथ के कारण वांग जी कॉल को कट कर देता है। फिर वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। अपार्टमेंट पहुँच के वांग जी विंग को हक कर लेता है। फिर हाफ ब्रेक करके विंग से पूछता है, विंग वेन्निंग के घर में कौन कौन है। वांग जी की बात सुन के विंग वांग जी को बताता है वेन्निंग के सिर्फ एक ही सिस्टर है, डॉक्टर वेंजिंग।
वांग जी को समझ में आ गया डॉक्टर बेंचिंग ही मैडोना है। नेक्स्ट डे वांग जी डॉक्टर बेंचिंग से मिलता है। मॉकिंग टोन में वो बेंचिंग से कहता है, आप कौन सा नाम सुनना पसंद करेंगे, डॉक्टर बेंचिंग या मिस मैडोना? वांग जी की बात सुन के बेंचिंग शॉक में वांग जी की ओर देखता है। वांग जी आगे पूछता है, तो तुमने अपने ब्रदर के डेड बॉडी का सौदा कितने में किया? बेंचिंग कोई भी आंसर नहीं देता। वांग जी कहता है, सुसाइड करने से पहले वेन्निंग ने विंग को कॉल किया था, जो लक बाय चांस मैंने रिसीव कर लिया। वो तुम्हारे सच को जान चुका था। सेम और गिल्टी के कारण वो जीना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। सच कहो तो तुम ही उसके डेथ के कारण हो। वांग जी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहता है, मुझे सिर्फ आप एक ही सवाल का आंसर चाहिए। तुमने अपने ही ब्रदर के बेस्ट फ्रेंड को इन सब में क्यों इन्वॉल्व किया? बेंचिंग नीचे देखते हुए आंसर करती है, वेनिंग के बर्थडे पार्टी में अंकल ने विंग को देखा था। विंग के ब्यूटीफुल फेस, जॉली नेचर और चार्म को देख के अंकल का उसके ऊपर दिल आ गया था। वो मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे, इसीलिए मैंने विंग को उठाने का ऑर्डर दिया। वांग जी नोट करके कहता है, तुम्हारे अंकल को तो मैंने उसकी जगह पहुंचा दी है। तुम्हारे करतूतों को जान के तुम्हारे ब्रदर भी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका है। अब तुम भी अपने कर्मों के फल भुगतने के लिए रेडी रहो। ये बोल के वांग जी वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे बेनिंग के घर से बेंचिंग की डेड बॉडी मिलती है। बेनिंग की तरह ही बेंचिंग ने भी सीलिंग से लटक के सुसाइड किया था। वांग जी विंग के साथ अब हैप्पी रहने लगा था। कुछ दिन बाद याली और शीचन लौट आते हैं। विंग को लेने के लिए वांग जी के अपार्टमेंट में जाते हैं, पर विंग वांग जी को छोड़ के जाने से मना कर देती है। वांग जी शीचन को बता देता है कि वो और विंग अब रिलेशन में आ गए हैं। वांग जी की बात सुन के शीचन और याली बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वांग जी एक बार का ओपन करता है। 3 इयर्स बाद वांग जी विंग से शादी कर लेता है और खुशी खुशी अपने लाइफ को विंग के साथ स्पेंड करता है। थैंक यू सो मच।